हेलो फैमिली। वैसे तो हमने कई सारी क्राइम की स्टोरियाँ कवर कर रखी है और मैंने आपको एक बता भी रखी है, लेकिन आज की क्राइम की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक पति एक छोटी सी बहस पर अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है और मर्डर करने के बाद पुलिस के सामने जिस तरीके से एक्सेप्ट करता है, पुलिस को जिस तरीके से बात करता है और ज़रा सा भी रत्ती भर भी उसको अफसोस नहीं होता कि मैंने अपनी ही पत्नी को, अपने 2 बच्चों की माँ को मार दिया है। और पुलिस आखिरी वक्त पर कहती है कि हमने ऐसा पहला क्रिमिनल देखा है कि जिसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया हो जिसके बाद उसको छोटा सा भी या ज़रा सा भी रिग्रेट ना हुआ हो। तो हमारी कहानी इतनी भी पुरानी नहीं है, 2025 की 16 जनवरी की ये कहानी है और कहानी है हैदराबाद के तेलंगाना शहर के मेरुटपुर स्थल की। और हमारे मुख्य अपराधी का नाम होता है गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी का नाम होता है वेंकट माधवी। तो कहानी की शुरुआत होती है 2003 से। 2003 के अंदर गुरुमूर्ति को आर्मी के अंदर जॉब लगती है और आर्मी के अंदर जॉब लगने की वजह से कुछ सालों के बाद यानी कि 2012 के अंदर उसकी वेंकट माधवी के साथ उसकी शादी हो जाती है। अब शादी हो जाने के बाद 8 साल तक सब कुछ बढ़िया चलता है, उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल लाइफ चलती है। लेकिन 2020 आते आते हर कोई जानता है कि आर्मी की 17 साल की वैकेंसी होती है, जॉब होती है। तो 2020 के अंदर गुरुमूर्ति की जॉब ख़त्म हो जाती है। फिर गुरुमूर्ति एक सुपरवाइज़र मतलब क्या कहते हैं वो गेटमैन का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ तक आते आते उसकी शादी को 12 साल हो गए, 8 साल हो गए थे। तो वेंकट मूर्ति को वैसे अपनी पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ ऐसे किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसका घर तो ठीक ठाक चलता होता है। लेकिन गुरुमूर्ति को 2020 आते आते अपने ससुराल वालों से यानी कि अपनी पत्नी के माता पिता से बहुत नफरत हो जाती है और नफरत इस हद तक बढ़ जाती है कि ना वो अपने बच्चों को अपने मामा के घर या अपने नाना के घर जाना देना चाहता है, ना वो खुद उससे बात करता है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी पर भी रोक टोक करने लगता है और कहता है कि तुम नहीं करोगी, तुम उससे बात नहीं करोगे, ऐसा वैसा। जिसकी वजह से 2020 के अंदर हर कोई जानता है कि कोरोना आ जाता है और लॉकडाउन का वक्त होता है, जिसकी वजह से फैमिली घर के अंदर ही रहती है। तो क्लेश होना आम बात हो गई थी, क्योंकि जब आप घर पर रहोगे ना आपकी इनकम आ रही होगी तो ऐसे भी फैमिली के अंदर बहुत सारे इशू बढ़ जाएंगे। तो फिर गुरुमूर्ति को अपने ससुराल वालों के साथ नफरत हो जाती है। ऐसे करते करते 5 साल तक ये झगड़ा बढ़ता है। अब गुरुमूर्ति ना ही अपने ससुराल के अंदर जाता है, कोई भी फंक्शन या छोटी मोटी कोई भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो या छोटा मोटा फंक्शन हो वो उसको अटेंड नहीं करता है। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल ऐसा बन गया था कि पत्नी और पति का दोनों का झगड़ा लगातार हो रहा था, यानी कि गुरुमूर्ति और वेंकट मूर्ति दोनों का झगड़ा बहुत ही जोर जोर से बढ़ गया था। और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि गुरुमूर्ति ने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी यानी कि वेंकट मूर्ति को अब रास्ते से हटा दूं, अब उसके बिना ही मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगा और आगे की जिंदगी जीऊंगा। अब तारीख आती है 2025 की 14 जनवरी। हमारे यहाँ पर यानी कि उत्तर भारत के अंदर, सॉरी मैं गुजरात से तो गुजरात बोल गया, उत्तर भारत के अंदर उसको मकर संक्रांति कहते हैं और हैदराबाद के अंदर यानी कि दक्षिण गुजरात के अंदर हर स्टेट के अंदर उसको अलग अलग नाम से बुला जाता नाम लिया जाता है। हैदराबाद के अंदर उसको पोंडुंगा कहते हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, वहाँ तक मैंने आर्टिकल के अंदर पढ़ा है वहाँ तक। तो वहाँ पर हमारे यहाँ एक दिन का त्यौहार होता है, 14 जनवरी था, लेकिन वहाँ पर 14 जनवरी से लेकर 4 दिन यानी कि 4-5 दिन यानी कि 18 जनवरी 19 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला था, यह त्यौहार उत्सव होने वाला था। तो इस पॉइंट पर वेंकट मूर्ति जो कि गुरुमूर्ति की पत्नी होती है वो जिद लेकर बैठ जाती है कि नहीं, मुझे अपने मायके जाना ही जाना है अपने दोनों बच्चों के साथ। यहाँ पर वेंकट मूर्ति इतनी हद तक जिद लेकर बैठ जाती है कि दोनों के बीच उसी दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन ही क्लैश हो जाता है। अब जैसे तैसे करके 14 जनवरी की 14 तारीख चली जाती है, फिर 15 तारीख आती है। अब 15 तारीख की सुबह गुरुमूर्ति फैसला करता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है, फ्रेश होना है, त्योहार है, तो हम एक काम करते हैं, मेरी बहन के यहाँ चलते हैं। तो दोनों बच्चे को लेकर अपनी पत्नी वेंकट मूर्ति के साथ गुरुमूर्ति अपनी बहन के यहाँ जाता है। अब इस पॉइंट पर आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर गुरुमूर्ति ने यह सोच लिया था कि मैं अपने दोनों बच्चों को अपनी बहन के घर पर रखकर अपनी पत्नी को निपटा दूंगा, यानी कि उसका कत्ल कर दूंगा। अब वो उसकी बहन के घर पर जाते हैं, 15 तारीख को पूरा दिन वहाँ पर रुकते हैं, खाना वाना खाकर वापस अपने दोनों बच्चों को ये कहकर अपनी बहन के यहाँ छोड़ देता है कि त्योहार का माहौल है, आप दोनों मेरी बहन के बच्चों के साथ रहो, खुश रहो और एंजॉय करो। अब पति पत्नी दोनों यानी कि वेंकट मूर्ति जो कि पत्नी है और गुरुमूर्ति दोनों घर पर आते हैं। अब रात को ही 15 तारीख की रात को करीब 10 बजे हुए होते हैं कि गुरुमूर्ति सोच लेता है कि सुबह होते ही मैं अपनी पत्नी का काम खत्म कर दूंगा। अब 16 जनवरी यानी कि जिस दिन एक क्राइम हुआ उस दिन सुबह 8 बजे थे
वापस दोनों के बीच बहस हो गई थी। वेंकट मूर्ति अपने मायके जाना चाहती थी, उसने तो तय कर लिया था कि नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर जाऊंगी। और इतना बड़ा त्योहार है तो भाई ऑब्वियसली हर बेटी चाहेगी कि मैं अपने पापा के यहाँ जाऊँ, अपने ससुराल से कुछ दिन अपने मायके चली जाऊँ। लेकिन दूसरी तरफ गुरु मूर्ति नहीं चाहता था कि वो जाए, जिसकी वजह से मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि गुरु मूर्ति का गला वेंकट मूर्ति का गला यहाँ से दबा देता है। और आर्मी से गुरु मूर्ति आर्मी के अंदर जॉब करता था, तो उसका बॉडी भी एकदम तंदुरुस्त था, फिट था और एकदम अट्टा-कट्टा आदमी था। तो वो अपनी पत्नी का गला जोर से दबा देता है और जोर से दबाने के बाद 6 बार सामने की दीवार पर पटकता है। और इतनी जोर से पटकता है कि उसको यकीन होता है कि मैं जितनी जोर से इस गले को पटक रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरी पत्नी का मरना तय है। और उसकी पत्नी मर भी जाती है। अब मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था, वो चाहता ही था कि वो अपनी पत्नी को मार दे। लेकिन एक वक्त पर आप सोचो कि किसी को अगर ये पहली बार कहानी पता चलेगी तो उसको तो लगेगा कि भाई गुस्से में सब हो गया, लेकिन ऐसा गुस्से में नहीं हुआ था। अब पत्नी की लाश नीचे पड़ी हुई थी, उसको घसीटता है, बाथरूम के अंदर ले जाता है। अब उसको ठिकाने तो लगाना था, तो सुबह 8 बजे 8:15 तक, यानी कि 7:15 तक ये सब कुछ लाश को बाथरूम तक पहुंचा देता है, सब कुछ हो जाता है। अब वो अपने घर के हर दरवाजे सब कुछ खोल देता है, बारी दरवाजे सब कुछ खोल देता है। उसने पहले से ही घर के अंदर परफ्यूम लाया हुआ होता है, तो पूरे घर के अंदर परफ्यूम फैला देता है, जिसकी वजह से बाहर सुगंध जाए तो भी बेहतरीन सुगंध जाए, जिससे किसी को शक ना हो। ऐसा लगेगा तो मैं बैकग्राउंड के अंदर आपको उसका छोटा सा घर का फोटो भी लगा दूंगा, जो मेरे पास पड़ी है फुटेज, उसके हिसाब से। तो सब कुछ कर लेता है, ठीक है। फिर वो बात परफ्यूम लगाने के बाद एसिड भी लाया हुआ होता है, साथ में फिनाइल भी लाया हुआ होता है, साथ में उसके पास धारदार नुकीले 2 बड़े चाकू भी होते हैं। उसके साथ साथ वो धीरे धीरे मांस को काटने के लिए वो बड़े वो आते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक धारदार नुकीला हथियार, मैं उसका नाम पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया, सॉरी गाइस। वो लाया हुआ होता है जिसको हम ब्लेड से कटर से काटते हैं, वो उस टाइप का मशीन होता है उससे। तो बाथरूम के अंदर सभी चीज़ को इकट्ठा करता है, उसकी पत्नी को छोटे छोटे पीसीस बनाता है, बहुत छोटे छोटे पीसीस बनाता है और उसको काट देता है। उसको 4 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा जिसको बाथरूम के अंदर बहा देता है छोटे छोटे पीसीस को, जिसकी वजह से वो गटर के अंदर चले जाए। दूसरा हिस्सा जिसको एक पॉलीथीन की थैली में पैक करता है, पॉलीथीन की थैली में पैक करके उसको डस्टबिन में फेंक देता है। तीसरा हिस्सा जो वो उबालता है, उबालने के बाद वो नज़दीकी तालाब के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से मछलियाँ उसको खा जाए। और चौथा हिस्सा जो हड्डियाँ कुछ बची हुई होती है उसको छोटे पिचिस करता है और उसको भी बाथरूम में बहा देता है। इस तरीके से 4 हिस्सों में अपनी वाइफ की पूरी बॉडी को बांट देता है और इस तरीके से अपनी वाइफ की बॉडी को पूरी तरीके से निपटा देता है और कुछ भी सबूत नहीं बचने देता। अब इन सब करते करते उसको करीब 12 या 12:30 तक का टाइम हो जाता है। फिर वो फिनाइल लाया हुआ होता है, परफ्यूम लाया हुआ होता है, तो पूरे घर को 3 बार साफ करता है। 16 तारीख की ही बात है, 16 तारीख को 3 बार पूरे घर को साफ करते हैं और इतने डिटेल से और इतनी बारीकाई से साफ करता है कि पुलिस को उसकी वाइफ का एक छोटा सा बाल भी नहीं मिलता, एक ब्लड का एक बूंद भी नहीं मिलता। ये कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा कि पुलिस ने किस तरीके से फिर सबूत को इकट्ठा किया और ये किस तरीके से सफाई कर देता है अपने घर की। बाथरूम को भी पूरी तरीके से साफ कर देता है और कहानी को पूरी तरीके से यहाँ पर, मतलब इस बात को पूरी तरीके से यहाँ पर दबा देता है। अब 16 तारीख को शाम को करीब 7 या 8 बजे वो अपनी बहन के यहाँ जाता है, वहाँ खाना खाता है, अपने दोनों बच्चों को घर पर लाता है रात को ही। अब सुबह होते बच्चे पूछते हैं उसको कि पापा मॉम कहाँ गई, तो वो कहता है कि त्योहार चल रहा है तो अपनी फ्रेंड के साथ वो घूमने के लिए गई है, तुम्हें भी ले जाने वाली थी लेकिन तुम दोनों वहाँ पर पहले सेलिब्रेशन के अंदर व्यस्त थे तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो बच्चे छोटे होते मान जाते हैं कि पापा कह रहे हैं तो शशि कह रहे होंगे। अब आती है 18 तारीख। गुरु मूर्ति अपनी पत्नी का मर्डर किए हुए 2 दिन हो गए थे, 16 और 17 2 दिन हो गए थे। और वेंकट मूर्ति अपने मायके के अंदर हर दिन फोन करती थी, हर दिन मतलब हर दिन
एक दिन ऐसा भी नहीं जाता था जिस दिन वो अपनी माँ और अपने पापा के साथ बात ना करती हो। लेकिन अब लगातार 3 दिन हो गए थे, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख। तो भाई हर दिन आपका अपनी बेटी का कॉल आता है और सडनली 3 दिन तक इस त्योहार के अंदर कॉल ना आए तो कोई भी माँ बाप को थोड़ा सा उसका टेंशन तो होगा। तो यहाँ पर वेंकट मूर्ति के फादर को टेंशन होती है, तो वो अपने दामाद को कॉल करते। अब एक तरफ गुरु मूर्ति कॉल पिकअप नहीं करता, क्योंकि उसको तो पहले से उसके साथ इशू था, छोटा सा इशू था। अब क्या पर्सनल इशू था वो तो अभी तक मैं भी आर्टिकल के अंदर पता नहीं चला, और वो तो पुलिस की चार्जशीट के अंदर भी दर्ज नहीं किया हुआ है कि इस तरह का, और कभी भी केस चल रहा है तो पूरी तरीके से चार्जशीट कंप्लीट भी नहीं हो सकती। जैसे ही चुकादा आ जाएगा और जैसे ही उसको क्या करना है, उसके साथ हाई कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा है, क्या करना है वो सब हो जाएगा, बाद में उसको कहा जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से कहा जाए तो ताउम्र आजीवन कैद की सजाई होने वाली है, जहाँ तक मैं लो जानता हूँ वहाँ तक। तो फिर यह सब होता है। अब 18 तारीख के दिन उसके पापा करते हैं वेंकट मूर्ति को फ़ोन, गुरु वेंकट मूर्ति का पति यानी कि गुरु मूर्ति को फ़ोन। अब गुरु मूर्ति फ़ोन पिकअप नहीं करता। फिर लड़की के पापा उसके चाचा को फ़ोन करते हैं, मतलब गुरु मूर्ति का जो चाचा होता है उसको कॉल करते हैं। तो चाचा कहते हैं कि 2 दिनों से मैंने उसको घर के अंदर क्लेश करने के बाद घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को पूछा तब उसने कहा कि वो घर से मेरे साथ झगड़ा किया और वो भाग गई है। अब इस पॉइंट पर सबसे पहले गुरु मूर्ति के पापा एक मिसिंग की रिपोर्ट कराते हैं कि हमारी बेटी गुम हो गई है, हमारे दामाद ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हमें तो अपनी बेटी की परवाह है, तो हम आपको कहते हैं कि आप हमारी बेटी को ढूंढिए। अब पुलिस वाले वेंकट मूर्ति की भी तलाश करते हैं, वेंकट मूर्ति की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन पुलिस को सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि पति अभी तक क्यों नहीं आया पुलिस स्टेशन। मतलब उसके माँ बाप 2 दिन से आ गए, लेकिन पति अब तक क्यों नहीं आया। तो वो वेंकट मूर्ति के पति गुरु मूर्ति से पूछते हैं। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ गुरु मूर्ति वेंकट मूर्ति को, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बहुत पसीना आ रहा है और मेरे को भी थोड़ा ऐसा है, लेकिन मैं 2 दिन से कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो थोड़ा सा। तो गुरु मूर्ति को उस पॉइंट पर पुलिस बुलाती है और पूछती है कि क्या है। तो गुरु मूर्ति कहता है कि मेरे को उसकी कोई भी तलाश करनी है, वैसे भी वो मेरे से झगड़ा कर बाहर गई है, उसको मायके जाना था, मैं जाने देना नहीं चाहता था, इसकी वजह से सब हो गया है। तो पुलिस इस पॉइंट पर यह सोचती है कि भाई अभी भी पति थोड़ा सा गुस्से में, इसकी वजह से उसकी तलाश नहीं की, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। उसको शायद पता है कि उसकी पत्नी कहाँ गई है, लेकिन हमारे सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। खैर चलो, जिंदा हम ढूंढ लेंगे। पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि उसका काम, वो जिस शख्स को, जिस महिला को ढूंढ रही है, उसका आरोपी उसको पहले से ही निपटा चुका है। अब इस पॉइंट पर चाचा गुरु मूर्ति से पूछते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है? 2 दिन से मिस है और तुम्हें जरा से भी चिंता नहीं है उसकी। इस पॉइंट पर गुरु मूर्ति सबसे पहले अपने चाचा को कहता है कि आप उसको ढूंढना बंद कर दीजिए, आप पुलिस को कीजिए, उसे ढूंढे नहीं, मैंने उसको मार दिया है और इस तरीके से मैंने पूरा केस खत्म कर दिया है, मतलब उसका। अब सबसे पहले जब चाचा ये बात सुनते तो चाचा कहते क्या बात कर रहे हो यार, क्या फेंक रहे हो? तो कहते चाचा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने उसको निपटा दिया। फिर चाचा घबरा जाते हैं कि ये तो बच्चे ने कांड कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब चाचा इस पॉइंट पर घबरा कर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। अब चाचा की घबराहट की दूसरी वजह यह भी थी कि अगर कल को जाकर एक क्राइम के अंदर गुरु मूर्ति पकड़ा गया तो उसके साथ साथ गुरु मूर्ति ये भी कहेगा कि मैंने तो चाचा को पहले बता दिया था, तो उसके हिसाब से तो मैं भी गुनहगार हो जाऊंगा कि मैंने भी गुनहगार का साथ दिया था और गुने को छुपाने की कोशिश की थी या गुनहगार की बात को छुपाने की कोशिश की थी, तो उसके साथ मेरे पर भी कार्यवाही होगी। तो इस हिसाब से चाचा पुलिस के पास पहुंचते और शाम को 5 बजे और कहते हैं कि साहब आप जिस महिला को ढूंढ रहे हो उसका कत्ल हो गया है और उसके पति गुरु मूर्ति ने उसका कत्ल किया है। तो पुलिस शॉक, पुलिस ये बात को ऐसे कैसे मान ले कि गुरु मूर्ति ने उसका कत्ल कर दिया है। तो चाचा कहते हैं कि अभी भी उसी वक्त पहले उससे मेरी बात हुई है, उसने एक्सेप्ट किया है और ऐसा वैसा। फिर पुलिस तुरंत गुरु मूर्ति को अरेस्ट कर लेती है। अब गुरु मूर्ति को अरेस्ट करने के साथ ही गुरु मूर्ति कहता है कि जी हाँ मैंने कत्ल कर दिया है, मैंने मार दिया है। अब पुलिस की टेंशन और बढ़ गई। अब आपको होगी कि टेंशन क्यों बढ़ गई, तो गुरु मूर्ति के चेहरे पर कोई भी खौफ नहीं था, कोई भी ऐसा रिग्रेट नहीं था। वो एक्सेप्ट कर रहा था कि जी हाँ मैंने किया है। अब पुलिस की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई थी
कि गुनहगार खुद गुनाह कबूल कर रहा था कि मैंने ये कर दिया है, लेकिन गुनहगार को पकड़े किस हिसाब से? पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था। तो फिर वो गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि आप ये सब कैसे किया? तो मैंने जिस तरीके से पहले कहानी बताई उस तरीके से कि मैंने उसको 4 हिस्सों में बांटा, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट कहता है जो मैंने अभी तक आपको नहीं कहा, कि मैंने उन सभी शरीर के टुकड़ों को 3 घंटे तक लगातार 3 घंटे तक कुकर के अंदर उबाला। कुछ टुकड़ों को उबाला, फिर वापस उसको निकाला, नए टुकड़े डाले, वापस उसको उबाला। इस तरीके से उबाल कर मैंने पूरी तरीके से उसका नष्ट कर दिया। आप कुछ भी कर लीजिए, आप जितने भी हाथ पैर लगाने, गुरुमूर्ति पुलिस वालों से कहता है कि आपको जितने भी हाथ पैर लगाने लगा लीजिए, आपको कुछ भी सबूत नहीं मिलने वाला। तो गुरुमूर्ति श्योर था कि गुनाह साबित नहीं होने वाला। अब उसके पुलिस का काम था कि गुनाह साबित हो और कुछ सबूत ढूंढे, उसी के बेसिस पर आप उसको अरेस्ट कर सकते थे। उसके बिना तो आप किसी को भी क्योंकि कानून चलता है सबूत के आधार पर। अब गुनहगार गुनाह एक्सेप्ट भी कर ले तो पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि फिर गुनहगार ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि गुनाह मैंने किया है, लेकिन फिर पुलिस को साबित करना रहता है कि जी हाँ, इस गुनहगार ने ही वाकई में गुनाह किया है। ऐसे तो कोई भी किसी को भी पैसे दे देगा और कह देगा कि तुम गुनाह एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। और आजकल के हालात भी ऐसे हैं कि कई लोगों को फैमिली इशू होता है यार, कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसों के लिए खुद को सरेंडर कर देते हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। अब पुलिस पूरे 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक घर के अंदर सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरुमूर्ति ने इस तरीके से घर को साफ किया होता है ना दोस्तों, कि फॉरेंसिक वालों का एक छोटा सा बूंद भी नहीं मिलता, एक छोटा सा बूंद भी नहीं मिलता गाइस। और पुलिस कहती है कि हमने ऐसा पहला केस देखा है कि वारदात के स्थल पर हमें एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिला। अब फॉरेंसिक वाले लगातार काम कर रहे थे। अब तालाब के अंदर जहाँ पर उसने टुकड़े फेंके थे वहाँ पर मछलियाँ थी, उसको सबूत मिलने का कोई चांस भी नहीं थे। लेकिन अब पुलिस के पास या फॉरेंसिक वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो 3 दिन के बाद घर में ढूंढने के बजाय अब वो तालाब पर वो सबूत ढूंढने की कोशिश करते कि शायद कोई छोटा सा भी टुकड़ा मिल जाए, तो उसके हिसाब से हम काम चला लेंगे, DNA टेस्ट कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब मिसिंग की रिपोर्ट तब्दील की थी वेंकट मूर्ति के माता पिता ने, तब तो उसका कोई भी DNA नहीं लिया गया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो क्राइम हो गया, खून हो गया है, तो फॉरेंसिक वालों ने या पुलिस वालों ने सबसे पहले वेंकट मूर्ति के माता पिता का ब्लड सैंपल ले लिया था, ताकि कोई भी गुनाह अगर हो तो कोई भी सुराग मिले तो DNA टेस्ट से हो सके। तो लगातार 8-9 दिन ढूंढने के बाद 28 जनवरी के दिन तालाब से एक छोटा सा चमड़ी, ऊपर की चमड़ी का एक छोटा सा हिस्सा मिलता, बहुत छोटा सा। उसको फॉरेंसिक वाले अलग करते हैं। बहुत उस पर धूल बूले वगैरह बहुत कुछ हो गया था, लेकिन मछली के खाने के हिस्से से शायद छोटा सा टुकड़ा बच गया होगा, तो एक छोटा सा हिस्सा मिल गया था। अब फॉरेंसिक वालों ने तुरंत 28 तारीख की 3 या 4 बजे उसका रिपोर्ट किया, DNA से के टेस्ट, DNA से उसका मैच करवाया, तुरंत मैच हो गया। जैसे ही मैच हुआ कि उसने कमिश्नर को कॉल किया और कहा कि देखो भाई, अब आप ऑफिशियली गुरुमूर्ति को अरेस्ट कर सकते हो। अब गुरुमूर्ति को ऑफिशियली अरेस्ट होगा, यानी कि गुरुमूर्ति पर आप अब ऑफिशियली कोई भी एक्शन भी ले सकते हो, आप उसको रिमांड पर भी ले सकते हो। तो इस पॉइंट पर गुरुमूर्ति समझ गया था कि वाकई में मेरे खिलाफ एक सबूत मिल गया है, तो मुझे पूरी तरीके से गुनाह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब अभी तक पूरे देश के अंदर यही खबर चली थी कि एक पति ने अपनी पत्नी को कुकर के अंदर फ्राइज किया और उसके टुकड़े को ऐसा वैसा किया, और एक कहानी पूरी तरीके से मीडिया से लेकर हर जगह पर फैल गई थी। लेकिन अब जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो बहुत शॉकिंग था। ऐसा काम कोई कैसे अपनी ही पत्नी के साथ, मैं तो कहता हूँ अपनी पत्नी क्या, कोई भी क्रिमिनल ऐसा काम नहीं कर सकता। अब इस पॉइंट पर गुरुमूर्ति से पूछा जाता है, तो गुरुमूर्ति कहता है कि मैंने 90% बात ही आपको सच बताई थी, 10% बात मैंने आपको सच नहीं बताई थी। तो पूरी शॉक। पुलिस कहती है अब क्या तुम नया सस्पेंस देने वाले हो, सरप्राइज देने वाले हो? तो गुरुमूर्ति कहते हैं कि मैं बाथरूम के अंदर डेड बॉडी को ले गया था, लेकिन मैंने उसको कुकर में नहीं उबाला था, मैंने हीटर मंगाया था, मेरे पास हीटर ऑलरेडी नया लाया हुआ था। मैंने फुल खोलते हुए पानी को इतना गर्म किया कि अगर आप कोई जिंदा इंसान उसके अंदर उंगली डाल दे तो उंगली तुरंत के तुरंत जल जाएगी, उतना गर्म पानी किया मैंने। और उसके अंदर उससे भी टुकड़ों को रखा, और मैंने टुकड़ों को ऐसे ही बाथरूम के अंदर नहीं बहाया, उसको फिर मैंने मिक्सर से
एक जूस के टाइप उसको द्रविड़ के अंदर तब्दील किया। तो गुरुमूर्ति कहता है कि मैंने एक जूस टाइप उसको मिक्स किया पिक्चर के अंदर, और उसको फिर मैंने बाथरूम के अंदर बहा दिया। और कुछ हड्डियाँ थी उसको भी मैंने ऐसे न्यूकीले पदार्थ से टोस कर या उस पर वार कर मैंने उसको बाथरूम में बहा दिया। और जो कुछ इससे बच गए थे फ्राइज होने से, या मतलब मांस पूरी तरीके से ऐसे तो होगा नहीं, तो उसको फिर मैंने उसको पॉलीथीन के अंदर पैक किया, उसको फेंक दिया, उसको मैंने बाथरूम के अंदर बहा दिया। अब एक घटना जब बाहर आई तो पूरा भारत हिला हुआ था कि कोई पति अपनी ही पत्नी के मांस को कुकर के अंदर उबाले, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अब मांस के लोचे के साथ, एक लाश के लोचे के साथ इस तरीके से जूस बनाओ तो क्या। खैर ये सब होता है, फिर गुरुमूर्ति के साथ कार्यवाही होती है। अपराधी जेल के अंदर है, उसके साथ कार्यवाही हो रही है। इतिहास की पूरी स्टोरी। बाकी आरसीबी कप जीत गई है और 11 लोगों की मौत हो गई है, 32 से ज़्यादा लोग गंभीर हालत में है। एक कहानी मैं चाहता था कि आज ही के दिन कवर करूं, लेकिन फिर मैंने एक दिन का और इंतज़ार करना सोचा कि बाकी खैर जो भी लोग उस हादसे में मरे हैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवारजनों को संभलने की शक्ति दे, और फिर ऐसे ही वारदात फिर इस दुनिया के अंदर किसी भी स्थल पर स्पोर्ट के अंदर ना देखी जाए, क्योंकि इससे फिर लोगों का स्पोर्ट्स पर से या टीम पर से या खिलाड़ियों पर से यकीन कम होता जाता है। बाकी खैर परिवारजनों को शक्ति दे। आप भी अपनों का ख्याल रखें, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, कल मिलेंगे।